जैन साथियों नमस्कार। झारखंड में आधुनिक काल की चर्चा में हम लोग जनजातियों का विद्रोह जो देख रहे हैं उनमें कोल जनजातियों का विद्रोह की चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे। देखिए, कोल विद्रोह कोल आदिवासियों द्वारा किया गया एक व्यापक सुसंगठित विद्रोह था और यह विद्रोह 1831 1832 ईस्वी में अंग्रेजों और गैर आदिवासियों के खिलाफ किया गया विद्रोह था। तो साथियों, विद्रोह के अनेकों कारण हुआ करते हैं और ऐसे ही आप जानते हैं कि अंग्रेज और बाहरी लोग जब झारखंड में आए और यहाँ के लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ किया और यहाँ के खासकर आदिवासी जनजातियों जो अपने पढ़ा कानून व्यवस्था के तहत शासन व्यवस्था अपने चलाया करते थे, उन पर आघात किया गया। उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, हर चीज में आघात किया गया। रही सही कसर उनके बहु बेटियों को लेकर सील भंग कर दिया गया। तो इन सभी गतिविधियों ने इस विद्रोह को करने के लिए कोल आदिवासियों को मजबूर कर दिया और यही कारण है कि 1831-32 ईस्वी में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृष्णा सर्जियस नॉलेज में। तो साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि कोल आदिवासियों द्वारा झारखंड का पहला सुसंगठित व्यवस्थित व्यापक विद्रोह था और जब यह विद्रोह हुआ ना, तो देखिए यह विद्रोह छोटनागपुर खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम, जिसे मानभूम यानी धनबाद, इन सारे क्षेत्रों पर व्यापक रूप से फैल गया। लेकिन यह विद्रोह अगर कहीं नहीं फैला तो वह था हजारीबाग। हजारीबाग कोल आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह से अछूता रहा। ऐसा इसलिए रहा कि इन क्षेत्रों पर आप देखेंगे कि वहां बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना मौजूद थी। क्योंकि हजारीबाग में रामगढ़ में देखेंगे सैनिक छावनी थी और वहां पर अधिक संख्या में सैनिक बल थे। इससे आदिवासियों को हिम्मत नहीं हुई कि वह अंग्रेजों और गैर आदिवासियों के खिलाफ वो विद्रोह कर सके। तो साथियों देखिए, कोल विद्रोह के अनेकों कारण रहे हैं। उन्हीं कारणों में हम लोग यहाँ कुछ कारणों की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, भूमि संबंधी असंतोष, लगान की ऊंची दरें। अब क्या था कि कोल आदिवासियों को जो जमीनें दी गई थी, या कहा जाए कि उनके विभिन्न जमींदारों द्वारा, राजाओं के द्वारा जो जमींदारी रखी गई थी, उन जमीनों पर जब ये कृषि कार्य करते थे, क्योंकि किसान थे, रैयत थे, तो रैयतों जब कृषि कार्य करते थे तो इनसे ऊंची दरों पर लगान लिया करते थे। अब लगान लिया करते थे तो होता क्या था, देखिए, अब ये लगान देने में असमर्थ होते थे तो इनकी जमीनें अर्थात इनकी खेती जिस पर ये कृषि कार्य करते थे उन्हें छीन लिया करते थे। यही नहीं, आप देखेंगे कोई भी किसान हो या किसी भी व्यक्ति को, आप व्यवसायिक फसल की अपेक्षा ज्यादातर कोशिश करेंगे कि खाद्य फसल की उत्पादन हो, क्योंकि खाद्य पदार्थ ऐसे है, खाद्य फसल ऐसे होते हैं जिससे आप जीविका चलती है। तो यहाँ पर चूंकि आदिवासी जनजातियों द्वारा खाद्य फसल का जब उत्पादन किया जाता था तो अपने संतुष्टि होती थी, उनको अपने भर जीविका चलाने का साधन होता था। लेकिन अंग्रेज जब से आए ना यहाँ, तो खाद्य फसल की जगह व्यवसायिक फसल को उत्पादन पे बल दिए। तो उस समय अफीम की खेती को काफी प्रोत्साहित किया गया और यहाँ के जमींदारों को देखिए क्या किया गया, जमींदारों के माध्यम से यहाँ के किसानों को अफीम की खेती के लिए मजबूर किया गया। फलतः क्या हुआ, विद्रोह तो होगा ही। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया या प्रताड़ित किया जाना, तो कहीं ना कहीं इन आदिवासियों को अफीम के फसल के लिए या अर्थात अफीम की खेती करने के लिए दबाव डाला गया। क्योंकि अफीम की खेती से क्या है ना, वो नशा पदार्थ है और अंग्रेजों की इससे काफी लाभ होती थी, लेकिन इससे किसानों को काफी हानि होती थी। यही नहीं, देखिए, जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न और शोषण,
अब क्या है, यहाँ के जो जमींदार थे और यहाँ जो आप देखेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में खासकर यहाँ के जमींदार मालिक जो थे, कोई न कोई जमींदार रहे, ठेकेदार रहे ही रहे हैं। तो होता क्या था देखिए साथियों, कि ये लोग अपने साथ लठैत रखते थे। और लठैत क्या होता है, जैसे यूरोपीय कंट्री में आप देखेंगे ना, तो वो लोग क्या रखते थे, तो नाइट करके रखते थे। नाइट जो होते थे कृषि कार्य नहीं करते थे या उसे कर वसूलने के लिए वो मदद होते थे। तो यहाँ पे जो जागीरदार हो, जमींदार हो, ये लोग अपने साथ क्या रखते थे, लठैत रखते थे, डंडा रखते थे। और वे लोग किसानों पर अगर कर नहीं दे पाते थे ना, या कृषि कार्य नहीं कर पाते थे और उन्हें उचित समय में लगान नहीं दे पाते थे, तो उन्हीं लठैतों के द्वारा उन्हें शोषण किया जाता था या उन्हें मारा जाता था। तो यहाँ पर देखिए, और खासकर एक चीज देखिए कि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए ना, कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था के तहत उनको दबाव जो डाला जाता था और कहीं न कहीं उससे उत्पीड़न किया जाता था। कारण इस विषय में आप देखेंगे एक विस्तृत रूप से बंगाल सरकार में उस समय आप देखेंगे एक डिप्टी सेक्रेटरी थे जे थॉम्सन। जे थॉम्सन कहते क्या है कि यहाँ के जो बाहरी लोग थे जो इन क्षेत्रों पे आ गए थे, रह रहे थे, अगर उन्हें कोई भी कार्य होता था तो आदिवासियों से ही करवाते थे और उनसे पैसा वसूलते थे। अगर इन लोगों को कहीं जाना होता था तो पालकी की व्यवस्था ये कोल लोग करते थे। अगर उनके यहाँ शादी विवाह हो तो भी कोल लोग पैसा देते थे। इवे नहीं, अगर कोल लोगों के यहाँ कोई मर जाता था तो भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। और विवाह करना हो कोल लोगों को तो भी पैसा देना पड़ता था। कोई बच्चे के जन्म हुई तो भी पैसा देना पड़ता था। यानी हर कार्य के लिए इन कोल आदिवासियों को शोषण किया जाता था, उनसे रुपया लिया जाता था। इस बात की चर्चा मैंने जैसे कहा कि बंगाल सरकार के जो सेक्रेटरी थे जे थॉम्सन ने किया है। तो कहीं ना कहीं जब अंग्रेज के जो अधिकारी जे थॉम्सन थे वो अगर इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजों के द्वारा और गैर आदिवासियों के द्वारा एक तरह से कहा जाए तो उनके जो शोषण किया जाता था उसका पर्दाफाश हो रहा है यहाँ पर। यही नहीं, आप देखेंगे रोजाना आए दिन नए नए चीजों पे इसका उपयोग करते थे और यहाँ के जमींदारों के माध्यम से इन किसानों को या इन आदिवासियों को शोषण किया करते थे। और यही कारण है कि ये आदिवासी यानी कोल आदिवासी विद्रोह के लिए आतुर हो उठे। यही नहीं, देखेंगे कि यहाँ चौथा देखिए ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। अब यहाँ के क्या है देखिए, अंग्रेज प्रशासकों का एक तरह से ये ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी जो है ना, अंग्रेजों के एक चमचा थे, कहिए बिचौलिया के रूप में काम करते थे। ये क्यों बिचौलिया के रूप में काम करते थे कि ये आदिवासियों के द्वारा ये शोषण करते थे, इन्हें जिम्मा दी जाती थी कि ठेकेदार के रूप में। जैसे क्या होता था कि पेड़ काटना है तो बहुत सारे आदिवासियों को पेड़ काट ले जाते थे, कोई भी सामान को उठा कर ले लाया जाते थे, ऋण भी ऊंचे दरों पर दिया करते थे, तो ये साहूकार लोग देते थे। और जब ये ऋण देते थे ना तो क्या होता था कि जैसे आपको ऋण दे दिए तो अब भाई वापस भी तो करना है, लेकिन ये साहूकार, ठेकेदार लोग होते थे, साहूकार लोग होते थे, ऊंचे दरों पे ऋण वसूल करते थे और जबरदस्ती नहीं कर दे पाते थे उनकी जमीनें छीन लेते थे, उनके घरों को छीन लिया करते थे, उनके बहन बेटियों को उठा कर ले जाया करते थे, तरह तरह के अत्याचार किया करते थे। तो यही नहीं, देखिए साथियों, शोषण की यह प्रक्रिया बहुत ही तीव्र थी। और क्या हुआ, इन बाहरी लोगों ने, अर्थात इन बाहरी आदमियों ने, कहा जाए यहाँ के जो जनजाति है, कोल आदिवासी लोग हैं, इनके क्षेत्रों पर जबरदस्ती अपना अधिकार स्थापित कर रहे थे। यही नहीं, ये बाहरी लोग इन आदिवासियों को बहुत दिक्कत करते थे, दिक्कत यानी परेशान करते थे। यहीं से आदिवासियों द्वारा गैर आदिवासियों को दिक्कू कहना प्रारंभ किया। दिक्कू यानी दिक्कत करने वाला, परेशान करने वाला। इस तरह दिक्कू का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये कोल विद्रोह से आया है। यहाँ पर देखिएगा एक तरह से कि कोल विद्रोह में ही जो बाहरी लोग थे जो उन्हें परेशान करते थे, तो ये दिक्कू कहना प्रारंभ किया। अब देखिए साथियों, यहाँ पे देख रहे हैं अंग्रेजों का दखलंदाजी। अंग्रेज क्या करते हैं, हर चीज में दखलंदाजी किया करते थे। खासकर क्या है कि अंग्रेज क्या करे कि इन आदिवासियों के जो क्षेत्र है, इनके हर क्षेत्र में क्या करते थे, दबाव डालते थे। खासकर इनके जो अपनी वन जीवन शैली थी उन पर वो दखलंदाजी करते थे।
इनके रहन सहन का मामला हो या बंदोबस्ती का मामला हो, सबसे पहले देखिए क्या बात है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उस कानून के तहत इन आदिवासियों की जमीनों के ऊपर वो अपना अधिकार करना प्रारंभ कर लिया था। अच्छा, और एक सबसे एक मूल बात क्या है ना कि आदिवासी जनजातियों में आप देखेंगे ना, हड़िया जो चावल से बनाया जाता है वो बहुत मुख्य और पेय पदार्थ है इन लोगों के लिए, और खासकर धार्मिक कार्यों में उनका उपयोग भी क्या करते थे, जिसे देखिए आदिवासी लोग तपान धारण कहा जाता था, तपान देने की बात कहा करते थे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जब छोटनागपुर क्षेत्र में 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगाया गया, तो आबकारी कर में क्या हुआ कि हड़िया जो चावल से बनाई जाती थी उसे पतचुई नामक कर लगाया गया। क्या नाम? पतचुई। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। पतचुई नामक कर लगा दिया गया। अब देखिए, बताइए, अब किसी की मूल चीज में अगर आपको कर लगा दिया जाए, किसी तरह प्रताड़ित किया जाए, तो आप तो परेशान होंगे। तो यह हड़िया जो आदिवासियों के जीवन की एक क्या कहा है, लाइफ लाइन था बोलिए। चूंकि धार्मिक कार्य, मृत्यु कार्य, हर क्षेत्र में उनके उपयोग किया करते थे, और अब तक किसी ने इस पर कर नहीं लगाया था, लेकिन 1824 में अंग्रेजों ने कर लगा दिया। इसके खिलाफ इन आदिवासियों ने कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त किया, घोर विरोध किया। हालांकि अंग्रेजों ने अंत क्या किया, 1826 ईस्वी में इस कानून को, अर्थात आबकारी कर जो हड़िया पर लगाया गया था, उसे हटा दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या है साथियों कि आदिवासियों द्वारा जब घोर विरोध के कारण ही अंग्रेजों ने कहीं न कहीं क्या किया, उससे दबाने का भी प्रयास किया था। अब यहाँ एक चीज देखिए, आदिवासियों के परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर कानून को, यानी अंग्रेजी कानून को लागू किया गया। अब यहाँ पे क्या है, जो आदिवासी लोग थे, अपने जो पाढ़ा समिति होते थे, पाढ़ा पंचायत होती थी, उन्हीं के अंतर्गत उनके अपने समाज में, उनके क्षेत्रों पे या आदिवासी क्षेत्रों पे शासन व्यवस्था चलता था। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ आए ना, तो अपने कानून व्यवस्था लागू कर दी। अब अपने कानून व्यवस्था लागू कर दिए तो क्या था, भाषा की भी समस्या थी। कोर्ट कचहरी का मामला था तो ये आदिवासी जो थे अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, और यहाँ पे क्या था, गैर जो आदिवासी थे तो पैसे के बल पे क्या करते थे, छूट जाया करते थे। अगर आदिवासी सही दृष्टिकोण से सही मामले में कोर्ट में पहुंच भी जाते थे, लेकिन फिर भी वो हार जाते थे। केस क्यों? भ्रष्टाचार का आलम था। तो कहीं न कहीं इन आदिवासियों की कानून व्यवस्था की जगह अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून व्यवस्था को लाद देना भी इनको विद्रोह के लिए तत्पर कर रखा था। और रही सही कारण, देखिए तत्कालिक कारण में छिपा हुआ है। कारण तो बहुत सारा होता है, लेकिन जलती हुई अग्नि में घी डालने कर उसे और प्रज्वलित करने का काम कोई इक्का दुक्का घटना ही होती है। यहाँ भी वही बात था। अब क्या बात है, देखिए तत्कालिक कारण में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा इनकी स्त्रियों को छीना जाना था। अब क्या छिपा है यहाँ देखिए, यह तत्कालिक कारण में छिपा क्या है साथियों, उस समय सोनपुर परगना, कहाँ ध्यान रखिएगा, सोनपुर परगना के सिंगराय मानकी को 12 गांव मिला था। उन 12 गांव को छीनकर छोटा नागपुर नरेश के भाई ने सिखों को दे दिया। यानी सिंगराय मानकी का जो 12 गांव में खरगोश के जीवन जीने के लिए इनको दिया गया था, और ये इनके जमीनों को छीनकर सिखों को दे दिया गया। अब सिख केवल जमीन को लिए ही नहीं, छीने ही नहीं, या कहा जाए सिखों को दिया ही नहीं गया, बल्कि सिखों ने सिंगराय मानकी की 2 बहनों को अपहरण कर लिया गया। ये दोनों बहनों को अपहरण कर लिया गया और उनका सील भंग कर दिया गया। सील भंग कर दिया गया अर्थात उनकी इज्जत लूट ली गई। अब इतनी घिनौनी हरकत जो की गई उस समय, तो उस समय कोल आदिवासी और बौखला गए। रही कसर क्या हुआ साथियों, देखिएगा कि सिंहभूम के जो बंदगांव है, उस बंदगांव में जफर अली नामक एक मुसलमान ने सुगा मुंडा पर काफी अत्याचार किया, और अत्याचार ही नहीं किया बल्कि उनकी पत्नी को उठाकर ले गया और उनकी इज्जत लूट लिया। अब इस तरह घटना ने जलती हुई अग्नि में घी डालने का काम किया। अब चारों तरफ आदिवासी जमा होने लगे और प्रतिक्रिया स्वरूप एक सभा करने की सोची।
सभी को बुलाया गया। तो यहाँ क्या होता है कि इस घटना के परिणाम स्वरूप सिंगराय मानकी और सुगा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने एक सभा तमाड़ के लंका गांव में बुलाई। अगर कहा जाए तमाड़ के लंका गांव में एक सभा इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बुलाई गई। सभा का मैनेजमेंट या व्यवस्था इसको किसने किया? तो बनगांव के बिंद्राय मानकी ने इस सभा की व्यवस्था किया। और देखेंगे कि 11 सितंबर 1831 ईस्वी में क्या हुआ, विद्रोह का एक तरह से तैयार किया गया। लेकिन विद्रोह के लिए जब सारा मैनेजमेंट तैयार कर लिया गया तो उस समय विद्रोह के सांकेतिक रूप में यानी विद्रोह चिन्ह के रूप में इन्होंने तीर का प्रयोग किया। तीर हर जगह घुमाया गया और इसका मतलब क्या था कि आपको विद्रोह में शामिल होना है अंग्रेजों के खिलाफ, गैर आदिवासियों के खिलाफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, 11 सितंबर 1831 ईस्वी को सिंगराय मानकी और सुगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पे हमला कर दिया जिन गांवों को सिंगराय मानकी से छीन लिया गया था और उन गांवों को पूरा ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया पूरी तरह से। यही नहीं, क्या हुआ कि विद्रोहियों ने जफर अली के गांव में भी हमला किया। ये वही जफर अली है जिसने सुगा मुंडा का पे काफी अत्याचार किया, उनकी पत्नी को अपहरण करके उनकी इज्जत लूटी थी। अब इनके गांव पे हमला करके सबको मार दिया गया यानी जला दिया गया। यही नहीं, जफर अली सहित उनके 10 आदमियों को उन्होंने मार दिया। अब क्या हुआ साथियों, विद्रोह जो है ना काफी जोरदार चारों तरफ से फैली हुई थी। अब क्या हुआ यहाँ पे, इस विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था साथियों? तो देखेंगे वो कौन थे, बुधु भगत। ये सिल्ली का रहने वाला था। सिल्ली कहाँ पड़ता है? तो आज के रांची जिला में पड़ता है। और बुधु भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों के साथ मारे गए। अब बुधु भगत को मारने वाले थे कैप्टन इम्पे। कैप्टन इम्पे ने क्या किया, बुधु भगत को क्या किया था, मार दिया था। और यही नहीं, आप चीज देखिए साथियों कि बुधु भगत से इतने अंग्रेज डर गए थे ना कि इनको पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखे थे। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है। अब 1000 रुपये का इनाम रखा, इससे यह पता चलता है कि अंग्रेज कितने खौफ खाते थे इनसे। आगे देखिए क्या है साथियों कि यह विद्रोह में खासकर आप देखेंगे कि जब यह विद्रोह व्यापक रूप से फैलने लगा। अब क्यों फैलने लगा? क्योंकि जैसे कि हम लोग ने चर्चा किया कि छोटानागपुर, खास, पलामू, सिंगभूम, मानभूम अर्थात धनबाद के क्षेत्रों में फैला। और इस विद्रोह में देखिएगा हो जनजाति, चेरो जनजाति, खरवार जनजाति सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोल लोगों को सहायता दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। लेकिन क्या है कि कोल विद्रोह का पूर्णतः अगर दमन कहा जाए तो कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किया गया। क्योंकि कैप्टन विल्किंसन जो है साथियों देखेंगे कि रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर इन सभी क्षेत्रों से सेना को बुला लिया और सेना को बुलाकर इन विद्रोहियों का दमन कर दिया। दमन कर दिया तो क्या हुआ, विद्रोह तो समाप्त हो गई। लेकिन क्या हुआ देखिए कि जैसे बुधु भगत को सारे को मार दिया गया तो यहाँ पे क्या हुआ साथियों कि अच्छा एक चीज बताइए आप कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र या आधुनिक हथियारों से लैस होकर एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ ये आदिवासी तीर धनुष पारंपरिक हथियारों से लैस थे और लड़ रहे थे। हालांकि पारंपरिक हथियारों से लैस होकर लड़ना एक आधुनिक अस्त्र से टिक पाना तो मुश्किल था। फिर भी देखिए ये आदिवासी लोग थे, 2 महीने तक कहा जाए तो इन अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंततः जब देखें कि सारे आदिवासी बहुत से मारे जा रहे हैं, इनके लीडर भी मारे जा रहे हैं, तो अप्रैल 1832 ईस्वी में आप साथियों देखेंगे कि सिंगराय मानकी, सुगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के साथ ही यह विद्रोह मंद पड़ गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि विद्रोह में केवल अंग्रेज ही लड़ रहे थे, तो अंग्रेज को सपोर्ट करने वाले हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे झारखंड के
कुछ गद्दार राजाओं, जमींदारों, ठेकेदारों लोग थे, यानी ठेकेदारी लोग थे। तो इन विद्रोही लोगों ने अर्थात इन गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और जिसके कारण ये विद्रोह को दबाने में काफी सहायता मिली। और इसी कारण देखेंगे विद्रोह को दबाने वालों में पिठोरिया के जो राजा थे जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों को इस विद्रोह को दमन करने में काफी सहायता पहुंचाई, यानी मदद पहुंचाई। यही कारण है, देखिए क्या है कि जब 1831-32 का जो कोल विद्रोह हुआ था ना, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उनका कार्यकाल है 1828 से देखेंगे 1835 ईस्वी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पिठोरिया के राजा को 313 रुपया पेंशन देने का बात की, यानी कि 313 रुपये प्रति माह उनको पेंशन देने की बात की घोषणा कर दी। अब क्या हुआ देखिए साथियों, धीरे धीरे विद्रोह क्या हुआ, दबता गया। और खासकर जब यह विद्रोह समाप्त हुआ तो विद्रोह का आकलन को जानने के लिए क्या किया गया, कमेटी भी गठित की गई कि आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ, विद्रोह का इतना भयंकर रूप क्यों हो गया, ये सारे चीज जानकारी के लिए किया गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है कि विद्रोह को खासकर इस विद्रोह में काफी क्षति हुई, और क्षति ही नहीं बल्कि आप देखेंगे 5000 वर्ग मील क्षेत्र पूरा वीरान हो गया। कैप्टन विल्किंसन को खासकर इस छोटानागपुर क्षेत्र का कमिश्नर नियुक्त किया गया और उनके देख रेख में आप देखेंगे सारे क्षेत्र को एकत्र किया गया। और यही नहीं साथियों, आप देखेंगे खासकर यहाँ पे पुलिस चौकी स्थापित की गई, जिसे बरकागढ़, तरसीमान, मनातू, सतबरवा में इसमें अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई बोल दीजिए। और यही नहीं कि यहाँ के जमींदारों और जो राजा को सहायता किए गए थे उनको पुरस्कृत भी किया गया। और रही कसर क्या हुआ साथियों कि उस समय झारखंड में अर्थात इन सभी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना की गई। कहा जाए तो उस समय बंगाल के जो कानून थे, ठीक है, बंगाल के सामान्य कानून यानी जनरल रेगुलेशन को हटा दिया गया। 1833 में एक नया रेगुलेशन लाया गया जो 1833 का में रेगुलेशन संख्या 13 थी। तो इस रेगुलेशन संख्या 13 के अंतर्गत 1833 का रेगुलेशन 13 के अंतर्गत छोटानागपुर में खासकर आप देखेंगे छोटानागपुर खास, पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़, कोरुंडा के भूतपूर्व रामगढ़ जिला को छोड़ दिया जाए और इन सभी क्षेत्रों के लिए एक महल, ये जंगल महल या कहा जाए ट्रिब्यूटरी महल के अंतर्गत नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया और उसी का नाम दक्षिण पश्चिम एजेंसी रखा गया जो 1833 में बना। तो ये था साथियों 1831-32 का कोल विद्रोह। 1831-32 का कोल विद्रोह जो हुआ साथियों, उनका नेतृत्वकर्ता के विषय में मैं अगले वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा। हाँ, एक चीज है साथियों कि 1831-32 का जो कोल विद्रोह था उसके संदर्भ में भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न रूप दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो उन्होंने बताया कि यह तो स्थानीय उत्पीड़कों द्वारा उत्पन्न किया गया था जिसकी परिणति थी ये कोल विद्रोह। तो किसी ने कहा कि कोल विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसी ने कहा कि 1857 के पूर्व विद्रोह जो हुआ वो बहुत ही व्यापक विद्रोह था जो कोल विद्रोह था। रही सही जो कसर था उसको आप देखेंगे तो चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। चार्ल्स मेटकॉफ क्या कहते हैं कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर यह आदिवासियों की स्वतंत्रता का विद्रोह था। यानी चार्ल्स मेटकॉफ भी यह मान रहे हैं कि यह विद्रोह केवल असंतोष का ही विद्रोह नहीं था बल्कि ये कोल आदिवासी अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे। तो साथियों ये है आपका कोल विद्रोह जो 1831-32 ईस्वी में संपन्न हुई, जो झारखंड के में या झारखंड के क्षेत्र में पहली ऐसी सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य आप मेरे को कमेंट करोगे। इस वीडियो को दूसरों को शेयर भी कीजिएगा,
लाइक भी अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए इतने मजेदार कहानी, और कहा जाए तो मैं बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत सुंदर ढंग से 1831-32 के कोल विद्रोह को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं, और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। चलिए साथियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।